हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीबी ट्यूटर। जहां पर क्लास 12 एमपी बोर्ड के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को बिल्कुल आसान तरीके में पढ़ाया जाता है। तो कॉपी और पेन उठाइए और शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक बिना किसी टेंशन के। तो आज का आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी को हम इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं। तो कंसिडर करते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? बेसिकली देयर आर द टू चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट बोथ आर अपोजिट इन नेचर। और इनके जो बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत ही छोटी डिस्टेंस होती है, दैट इज 2L। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये आपका मिड पॉइंट हो गया, दैट इज द O। तो माइनस क्यू चार्ज से इस मिड पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी L। सिमिलरली प्लस क्यू चार्ज से इस मिड पॉइंट की डिस्टेंस भी हो जाएगी L। तो इस मिड पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P कंसिडर करते हैं और इस पॉइंट P पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपकी फर्स्ट बॉडी है और ये आपकी सेकेंड बॉडी। तो फर्स्ट बॉडी की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी? चार्ज के तरफ होगी। ये हो जाएगा आपका E1। और सेकेंड बॉडी की वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? चार्ज से दूर जाती हुई होगी। सो दैट इज E2। ओके, तो इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ आपका ऐसे जा रहा होगा। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा, ई नेट इस डायरेक्शन में। ओके, तो हम फाइंड आउट करते हैं पहले कि ये E1 और E2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना होगा? तो वो आपका E1 के क्यू अपॉन माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? x। तो ये हो जाएगा आपका के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये x की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड आउट करते हैं। तो मान लेते हैं ये आपका एंगल थीटा होगा और ये भी आपका एंगल क्या बन रहा होगा? थीटा हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका देख सकते हो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इसको मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। ये 90 डिग्री, ये आपका थीटा, ये L, ये R और ये X। तो हम ये X कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए? इस बेसिकली X की वैल्यू चाहिए। तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब आपका क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर प्लस बेस आपका L हो गया, तो L स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं क्योंकि आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये कितनी आएगी? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किसकी वजह से? माइनस क्यू चार्ज की वजह से। अब सिमिलरली हम फाइंड आउट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी होगी, तो ये भी आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस ये भी आपकी कितनी होगी? x होगी। तो सिमिलरली आपका जो E2 भी होगा वो कितना होगा? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और हमने एक्स स्क्वायर की ऑलरेडी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो ये कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड आ रहा है E1 और E2 वो दोनों क्या है, सेम है। तो हम दोनों को मान लेते हैं, E1 और E2 को सपोज कर लेते हैं वो किसके बराबर है, E के बराबर है। अज्यूम E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E। ओके, तो पॉइंट P पे बेसिकली हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। तो ये अब आपका E2 को हम सपोज कर रहे हैं कितना हो गया, E हो गया, और E1 भी आपका कितना हो गया, हमने सपोज कर लिया E। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो देखो ये आपका एंगल थीटा है, तो बाय मैथमेटिकली ये भी आपका एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। और अगर एंगल ये थीटा है तो ये भी आपका मैथमेटिकली कितना हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा। ओके, अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लेते हैं ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाली, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके दो कंपोनेंट होंगे। तो जिस लाइन पे थीटा बनता है वो वाली लाइन क्या हो जाती है आपकी, कॉस थीटा, और उसकी परपेंडिकुलर वाली लाइन मतलब ये वाली, ये आपकी क्या कौन सी हो जाएगी, साइन थीटा। तो यहाँ से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसके दो कंपोनेंट होंगे। तो जिस लाइन पे मैंने अभी बताया, जिस लाइन पे थीटा होता है वाली लाइन क्या हो जाती है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा आ जाएगा, ई कॉस थीटा। ठीक है, और ये वाली जो लाइन होगी परपेंडिकुलर लाइन, ये हो जाएगी आपकी ई साइन थीटा। सिमिलरली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट होंगे। तो जिस लाइन पे देखो ये वाली ये लाइन पे थीटा बन रहा है, तो ये वाली लाइन आपकी कौन सी हो जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगी। और इसकी परपेंडिकुलर लाइन ये हो जाएगी आपकी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ई साइन थीटा। ओके, तो हम देख सकते हैं कि ये जो ई साइन थीटा वाला है, ये दोनों की जो डायरेक्शन है ना वो दोनों अपोजिट है ना, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ई साइन थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, ओनली ड्यू टू द कॉस थीटा की वजह से होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट ई कॉस थीटा है, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जो ई नेट होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। अब ये कितना हो जाएगा, दैट इज द 2 टाइम्स ऑफ ई कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस ई का जो वैल्यू है बेसिकली किसके बराबर, E1 E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो ये कितना है आपका, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये ई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, और कॉस थीटा हम ये ट्राइंगल से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो ई नेट होगा, ई नेट को लिख सकते हैं 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कैसे होगा, कॉस थीटा आपको पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो मैं ये काम करता हूँ, ये ट्राइंगल को फिर से इधर रीड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका आर, ये आपका एल, और ये हमारी जो डिस्टेंस आ गई थी वो कितनी आ गई थी, अंडर रूट, सॉरी, ये आ गई थी आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
ये आपका थीटा है, तो कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया आपका एल और हाइपोटेनस हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एल अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू के क्यू इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसका रूट हटा देते हैं, तो रूट हटाएंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसकी जो पावर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है ना। जब भी बेस सेम होता है तो पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये आपका ई नेट हो जाएगा 2 इंटू के क्यू इंटू एल। तो देखिए इसका बेस कितना यहाँ पे 1 है और ये 1/2, तो 1 + 1/2 करेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगी पावर। तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट बना लेते हैं। तो डायपोल मूवमेंट कितना होगा आपका यहाँ पे, के इंटू, मैं 2 को इधर ले आता हूँ, क्यू इंटू 2l। तो हमें पता है कि जो डायपोल मूवमेंट होता है वो कितना होता है, क्यू इंटू 2l के बराबर होता है। और डायपोल मूवमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन, सॉरी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो क्यू इंटू 2l को हम क्या लिखते हैं, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट कितना होता है, रिप्रेजेंट करते हैं पी इक्वल टू क्यू इंटू 2l के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। तो जो ई नेट आ रहा है आपका, ई नेट कितना आ रहा है, दैट इज द के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। अब यहाँ पे एक केस, वैसे तो आपका ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, बट यहाँ पे एक केस है, क्या है कि इन जनरल ये जो आपकी जो आर डिस्टेंस है ना वो एल से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो आर इज मच लार्जर देन एल। तो एल आपका, जो एल है आपकी, जो एल डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटी है एज कंपेयर टू आर। तो जो एल स्क्वायर होगा ना वो करीब करीब किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये जो आपका नेट है इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस, अब ये तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, तो उसको हटा देते हैं, तो 0 हो गया। और ये हो जाएगा 3/2। तो देखिए आपका क्या होगा, हम लिख सकते हैं के पी अपॉन आर 2 इंटू 3/2। तो 2 से 2 आपका क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपका क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, के पी बाई आर क्यूब आ जाएगी, के पी बाय आर क्यूब। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है आपकी वो कितनी आ रही है, ई नेट इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब। तो ये आपका क्या आ गया, ई नेट आ गया। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी एट पॉइंट पी पे। तो ये तो मैग्नीट्यूड था। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट पेज पे। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में है, और डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है हमेशा क्या होती है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज के तरफ होती है। तो आपकी जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में है।
और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर है। तो देख सकते हैं दोनों बोथ आर इन अपोजिट इन नेचर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वेक्टर फॉर्म में आप क्या लिखोगे, इसी को वेक्टर फॉर्म में ई नेट, क्योंकि दोनों अपोजिट इन नेचर हैं तो हम लिखेंगे माइनस साइन लाएंगे माइनस के पी बाय आर क्यूब। तो ये इसका क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ओके अच्छा, अब यहाँ पे एक रिलेशन मैं आपको बताता हूँ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऑन द एक्सियल पोजीशन एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट डाल देता हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड on the axial and perpendicular bisector। अच्छा, पर यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपको एक ध्यान देना पड़ेगा कि मिड पॉइंट से अगर आप एक्सियल पे जो पोजीशन आप फाइंड आउट कर रहे हो एट आर डिस्टेंस, वही डिस्टेंस अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी आर डिस्टेंस ले रहे हो, मतलब दोनों की डिस्टेंस मिड पॉइंट से क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आपका ये फॉर्मूला वैलिड होता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑन द एक्सियल पोजीशन विच इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पर कंडीशन वही है कि मिड पॉइंट से दोनों की ऑन द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो डिस्टेंस होगी, वो जो आर की जो डिस्टेंस होगी, मान लेते 10 सेंटीमीटर, वो दोनों के केस में क्या होनी चाहिए, सेम। तभी आपका जो ई एक्सियल है बेसिकली क्या होगा, दैट इज द 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। प्लीज़ आप कमेंट करिए जैसा आपको लेक्चर लगा, जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा प्लीज़ कमेंट करिए।